हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं रूसा के बारे में, जो कि सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए और रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं रूसा से। तो रूसा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2001 में आया था, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सर्व शिक्षा अभियान और रमसा इन दोनों पे ही सेपरेट वीडियोस जो है, डिटेल्ड वीडियो वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ चैनल पे। तो आप एक बार उनको भी जो है देख लीजिएगा। उसके बाद आता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। जो सर्व शिक्षा अभियान था वो एलिमेंट्री लेवल पे था, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के लेवल पे आया और अब उच्चतर शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के लिए। तो ये काम क्या करेगा, इसका मेजर एम क्या होगा? फंडिंग प्रोवाइड करना है। किसको फंडिंग प्रोवाइड करेगा? ये स्टेट लेवल पे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, स्पेसिफिकली स्टेट लेवल पे हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो जो जो ऑब्जेक्टिव्स या जो जो बढ़िया अच्छी चीज़ें हमने सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में की थी, वही चीज़ें अप्रोक्स इसमें होंगी। बस फर्क क्या है इन तीनों में? इनके लेवल का। सर्व शिक्षा अभियान को शुरुआती दौर में शुरू किया गया था एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। उसके बाद उसकी सक्सेस को देखते हुए जो है माध्यमिक शिक्षा के लेवल पे काम हुआ, और उसके बाद जो है 2013 में फिर उच्चतर शिक्षा के ऊपर काम करने के लिए इसको लाया गया। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो ऑब्वियसली क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए होंगे। किसकी? जो स्टेट लेवल पे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी। और जब हम क्वालिटी की इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो एक्रेडिटेशन का जो वर्क है, फ्रेमवर्क है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, एमडीयू लगा लीजिए हरियाणा में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लगा लीजिए, तो ये जो है इनको एक्रेडिटेट कौन करेगा? यूनिवर्सिटी को। तो वो नेक की टीम करती है। तो उसी तरीके से जो क्वालिटी है, ओवरऑल क्वालिटी, उसको इम्प्रूव करने पे हमने काम करना है। ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स, अब रिफॉर्म्स की इन्होंने मेजर तौर पे बात की है। चाहे वो रिफॉर्म्स किस किस चीज से रिलेटेड होंगे? बेटर तरीके से प्लानिंग और मॉनिटरिंग हो स्टेट लेवल पे। ऑटोनॉमी को प्रमोट करें, यानी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी उनको ऑटोनॉमी दी जाए, चाहे वो रिक्रूटमेंट में ऑटोनॉमी हो कि टीचर्स को वो रिक्रूट कर सकें, या सिलेबस में, करिकुलम डिजाइन में ऑटोनॉमी हो। तो वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, उन्होंने फर्दर ऑटोनॉमी को इम्प्रूव करने की बात की है ताकि वो अपने लेवल पे बेटर तरीके से काम कर पाए। गवर्नेंस जो है इंस्टीट्यूशंस में, उसको इम्प्रूवमेंट की बात की गई है। एफिलिएशन, एकेडमिक और एग्जामिनेशन सिस्टम के रिफॉर्म्स की भी बात की गई है। तो ओवरऑल अगर हम दो पॉइंट इनको लगा के चलें तो वो हो जाएगा, एक तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट की और एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स की। उसके बाद आता है क्वालिटी। ये हमने इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी की बात की थी, यहाँ पे हम फैकल्टी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर बेटर अच्छे टीचर्स या प्रोफेसर्स होंगे तो वो क्या होगा, एक कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगे, और उसकी वजह से जो है क्या होगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि स्किल्ड जो है स्टूडेंट्स होंगे, स्किल होगा, स्किल आएगी स्टूडेंट्स में, जो क्योंकि एक बेटर टीचर आपको पढ़ा रहा है। उसके बाद आता है एनेबलिंग एटमॉस्फेयर, जो है वो क्रिएट करना है हमें, यानी एक बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना है, टीचिंग के लिए भी और रिसर्च और इनोवेशन के लिए भी। एक्सपेंड द इंस्टीट्यूशनल बेस बाय क्रिएटिंग एडिशनल कैपेसिटी इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हमें ज़्यादा बच्चे जो है, ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें एनरोल कर पाएँ, तो हमें कैपेसिटी जो है, जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी इंक्रीज करनी है, और कुछ एक नए इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने की भी कोशिश करनी है, ताकि हम एनरोलमेंट टारगेट्स को अचीव कर पाए और हम बेटर और ज़्यादा एनरोलमेंट, यानी जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो इंक्रीज हो पाए। फिर आता है करेक्ट रीजनल इम्बैलेंसेस, यानी कि ये होगी, जैसे कई बार आपने देखा हो तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है वो कई बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, लेकिन किसी एक दूसरे एरिया में जो है वहाँ पे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं ही नहीं। तो वो जो रीजन वाइज इम्बैलेंस है इंस्टीट्यूशंस का, वो हमें क्या करना है, चेंज करना है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है।
फिर आता है इक्विटी को इम्प्रूव करना है हायर एजुकेशन में, ताकि सबको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज जो है वो दी जा सके, बेटर अपॉर्चुनिटीज हर किसी को मिले, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, जेंडर। तो ये सब चीजों से परे जो है क्या करना है, इक्विटी बनानी है हमें, इक्विटी का जो लेवल है, रेशियो है, उसको इम्प्रूव करना है। तो ये दोनों चीजें क्या थी, ये ऑब्जेक्टिव्स थे, ये दो स्लाइड्स जो मैंने आपको दिखाई। अब ये जो रूसा है, ये इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे, यानी एक्चुअली किन प्रिंसिपल्स पे फोकस करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या आ जाता है, ऑब्वियसली क्वालिटी और रिसर्च पे फोकस करने की बात, क्योंकि रूसा जो है वो क्या चाहते हैं, इसका जो अचीव करना है, जो गोल है वो क्या है कि मास एक्सेस जो है, मास लेवल पे, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर एजुकेशन का एक्सेस हो सके। तो वो क्या करना है, मास लेवल पे क्या करना है, हायर एजुकेशन के एक्सेस को इंक्रीज करना है, और एक्सेस के साथ साथ क्वालिटी जो है वो भी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो भी बेहतर हों। तो इसलिए इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, क्वालिटी और रिसर्च पे फोकस करना। नॉर्म बेस्ड और आउटकम डिपेंडेंट फंडिंग, इसका क्या होगा, जो फंडिंग सरकार देगी वो सब पहले तो नॉर्म बेस्ड होगी, यानी जो जो चीजें इन्होंने, जो प्राइमरी चीजें इन्होंने बनाई हैं, जो पॉइंट्स इन्होंने तैयार किए हैं कि इन बेसिस पे आप क्या करेंगे, फंडिंग देंगे। उसके बाद कैसे फंडिंग होगी फर्दर फ्यूचर में, कि उस इंस्टीट्यूशन ने कैसा जो है काम किया है, उसका रिजल्ट कैसा है, आउटपुट कैसा है। तो आउटकम डिपेंडेंट क्या हो जाएगी, आपकी फंडिंग हो जाएगी। अब आउटकम डिपेंडेंट फंडिंग है तो इंसेंटिवाइजिंग और डिस इंसेंटिवाइजिंग का पॉइंट आ जाता है, यानी इंसेंटिव्स दे रहे हैं आप अगर कोई बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन अगर कोई नॉन परफॉर्मेंस या नॉन फुलफिलमेंट दिखा रहा है जो नॉर्म्स हमने डिसाइड किए हैं उनके प्रति, तो उनको डिसइंसेंटिवाइज भी किया जाएगा और उनकी फंडिंग भी कम की जाएगी। एपॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की इसमें बात की गई है कि जो फेयर और ट्रांसपेरेंट, अनबायस्ड, एपॉलिटिकल और प्रोफेशनल मैनर में सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, चाहे वो एडमिशन है, चाहे वो रिक्रूटमेंट है, जो सारी की सारी चीजें होंगी वो क्या होंगी, एपॉलिटिकल डिसीजन होंगे, पॉलिटिक्स का या उन चीजों का उस पर इफेक्ट ना पड़े, और ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज्यादा हो। ऑटोनॉमी देने की बात की गई है, ऑटोनॉमी किसमें, रिक्रूटमेंट में ऑटोनॉमी। दूसरा इन्होंने बात की है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो एक्ट होते हैं, एक बार उनको रिविजिट कीजिए, उनको देखिए एक बार, क्या पता उनमें जो है क्या हो रहा हो, कुछ ऐसी चीजें मेंशन हो जो कि इनकी ऑटोनॉमी को जो है क्या कर रही है, कम कर रही है या लिमिट कर रही है डिसीजन मेकिंग पावर को। तो वो ऑटोनॉमी पे क्या करना है, फोकस करना है। इक्विटी बेस्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो भी लेने हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि इक्विटी बेस्ड इनिशिएटिव्स कितने लिए जा रहे हैं और कितने नहीं लिए जा रहे। अब जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं जिनके बेसिस पे क्या होगी, फर्दर फंडिंग होगी, या फिर जिनके ऊपर पहले काम करने, या जो प्रायोरिटाइज एरिया हैं उनकी बात की गई है, जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं उनमें, कि इन इन चीजों पे ध्यान देना है। अगर इस तरीके की इस इन चीजों में आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या है, इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि आपको बेटर फंडिंग जो है वो मिल सकती है। अपग्रेडेशन की बात की गई है इन ये जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं इनमें, कि जो एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं या फिर जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं उनका भी क्या करना है, क्लस्टर्ड यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटीज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, अपग्रेड होना चाहिए वो। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स जो हैं यूनिवर्सिटीज को दी जाएं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। न्यू मॉडल कॉलेजेस जो हैं बनाए जाएं, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि एग्जिस्टिंग जो है उन एग्जिस्टिंग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज उनकी कैपेसिटी एनहेंस की जाए, और नए जो है वो भी एस्टेब्लिश किए जाएं, नए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। तो अपग्रेडेशन जो है वो एग्जिस्टिंग डिग्री कॉलेजेस को मॉडल कॉलेज में, और जो ऑटोनमस कॉलेजेस हैं उनको यूनिवर्सिटी में। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स जो है वो कॉलेजेस को भी मिलनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। रिसर्च, इनोवेशन और क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे काम होना चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इक्विटी से रिलेटेड इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए ताकि डिस्क्रिमिनेशन जो है, अनबायस्डनेस और डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी बेसिस पे। फैकल्टी की रिक्रूटमेंट जो है वो बेहतर होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट जो है उसका स्कोप हमेशा रहता है, तो हमें बेटर फैकल्टी जो है वो लेके आनी है। वोकेशनलाइजेशन की बात की गई है हायर एजुकेशन की, कि कोई यूनिवर्सिटी कितने बेटर तरीके से वोकेशनलाइजेशन कोर्सेज को सपोर्ट कर रही है, तो वो भी एक बेसिस हो जाता है जब फंडिंग की बात आएगी। लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रिपरेशन, डाटा कलेक्शन, प्लानिंग। सो बेसिकली ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमें हायर एजुकेशन के लेवल को अप करना है, और वो उस एरिया में काम करने के लिए आप इन इन चीजों पे काम कर सकते हैं कि रिसर्च अच्छा हो, इनोवेशन या क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो,
वोकेशनलाइजेशन के प्रोग्राम्स आप दें, तो वो क्या कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करें, रीस्ट्रक्चर करें आपके इंस्टीट्यूशन को। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, उन ये वो एरियाज आ जाते हैं जिन पे काम करना है बेसिकली रूसा के अंडर। अब फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा कि पैसा कैसे मिलेगा, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2013 में ऑब्वियसली आई थी ये। 60-40 का रेशियो होगा जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, 90-10 का रेशियो होगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। स्पेशल कैटेगरी में नॉर्मली कौन से आ जाते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न या फिर हिमालयन स्टेट्स होते हैं वो। और यूनियन टेरिटरीज के लिए ऑब्वियसली 100% फंडिंग जो है वो सेंटर देगा। अब ये 60-40 का क्या मतलब है, 60% जो है वो जितना भी इसमें अमाउंट एक्सपेंसेस जो है लगेंगे, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा होगा। ऐसे ही 90% कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट, और 10% स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद आता है कि फंडिंग होगी कैसे, ये हमने ये बात तो कर ली कि इतनी इतनी फंडिंग। अब ये फंडिंग जैसे ये 60% है, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी या फिर जो है डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस को मिलेगी, तो ये फंडिंग किस तरीके से होगी, तो फंडिंग का फ्लो कैसे होगा, सेंट्रल मिनिस्ट्री से फंडिंग शुरू होगी, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज को जाएगी, और वो फिर किसको देंगे, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स को यानी SHEC को देंगे, और वहां से फिर किस पे जाएगी, जो आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको फंडिंग मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है वो डायरेक्ट किसको देगी, इंस्टीट्यूशंस को, पहली बात। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, कई बार इतना तो हमें ध्यान होता है कि सेंट्रल से स्टेट पे, स्टेट से इंस्टीट्यूशन पे, हम स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल को जो है वो मिस कर जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब जो इंस्टीट्यूशनल हायरार्की है कि किस किस तरीके से जो है वो सेट किया गया है, हायरार्की क्या है, रूसा जो है वो किस सेंटर, स्टेट, इंस्टीट्यूशन लेवल पे कैसे काम करेगा। तो जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे काम की बात है उसमें आता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट यानी कि PMU। उसके बाद उसके ऊपर वाली जो यूनिट होगी वो क्या होगी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिसको BOG बोलते हैं। तो ये चीजें आपको याद भी रहनी चाहिए, और इनकी फुल फॉर्म्स जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि एब्रीवेशन कई बार आपके पास आ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और आपको क्या बतानी है उसकी फुल फॉर्म। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर, तो ये जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट PMU है और BOG है, ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे काम करेंगे। स्टेट लेवल पे 3 जो है बॉडीज होंगी, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप यानी TSG, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट SPD, और उसके बाद स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल SHEC। ये 3 जो है वो स्टेट लेवल पे काम करेंगी। नेशनल लेवल पे क्या होगा, फिर से टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप जो है वो नेशनल लेवल पे भी होगा। नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, जैसे यहाँ स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट था। फिर आता है प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, यानी कि जो प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगा, और नेशनल मिशन अथॉरिटी NMA, ये सबसे ऊपर की बॉडी और सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो हमें एटलीस्ट नेशनल मिशन अथॉरिटी क्या काम करेगी पर्टिकुलरली, वो हम एक बार देख लेते हैं। नेशनल मिशन अथॉरिटी का ये जो हमने बात की, ये प्रोजेक्ट्स पे तो ध्यान रखेंगे ही, और रूसा के अंडर जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट और उन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखेंगे। लेकिन उसके अलावा जो है, जो NMA है, नेशनल मिशन अथॉरिटी, वो क्या है, पॉलिसी और प्लानिंग पे भी ध्यान रखेगी कि किस तरीके से प्रोजेक्ट की प्लानिंग होगी। वो जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड जिसने प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है, उसकी फंक्शनिंग पे भी ध्यान देगी और रिव्यू करेगी फंक्शनिंग को कि बेटर तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और फंड्स को जो है वो एलोकेट करेगी, यानी कि नेशनल मिशन अथॉरिटी से फंड्स प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के पास जाएंगे, तो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करके कितनी फंडिंग जो है वो अलाउ की है, उसके ऊपर भी कौन जो है ध्यान रखेगा, नेशनल मिशन अथॉरिटी। तो ये हमारा रूसा जो है, इसमें ये जो इंस्टीट्यूशनल हायरार्की है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्या काम करेगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सेंटर और स्टेट मिलके काम करेंगे, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।